हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा जो न्यूज़पेपर है ना, वो कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। पहला टॉपिक को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में जो ना देखने को मिल रहा है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे आप जनसत्ता पढ़ते हो, द हिंदू या आपका इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ पे एक टॉपिक जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना अ, बहस का मुद्दा बना हुआ है। अभी आपने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम है, यूजीसी नियम या यूजीसी रेगुलेशन कह लीजिए, वहाँ पे उस पर रोक लगा दिया है। क्यों रोक लगाया? इसके पीछे क्या वजह है? पूरे देश में इसको लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है? आखिर इसमें ऐसा क्या प्रोविजन है जो लोगों को परेशान कर रही है, या समाज को बांटने का काम कर रही है, या यहाँ पे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है? सब कुछ समझेंगे वहां पे। पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद जो मेंस में आपके प्रश्न बनते हैं वो ये बनेगा, सुप्रीम कोर्ट स्टे सर्टेन यूजीसी रेगुलेशन। कुल मिलाकर जो यूजीसी नियम है ना, उसको क्यों रोक लगा दिया गया है, ये कहते हुए कि वो एम्बिग्यूटी है, मतलब वो अस्पष्ट, उसकी भाषा जो है ना क्लियर नहीं है, वो कहना क्या चाहता है। फिर आप देखोगे यहाँ पे इसकी जो है ना मिसयूज होने की संभावना काफी ज्यादा है। लोग यहाँ पे जो है ना इसका मिसयूज कर सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन कैसे करता है, तो इसका इम्प्लीकेशन और ये जो है ना इक्वालिटी और एक्सेस द एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। आप देखो, सबसे पहला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए यूजीसी जो नियम है ना 2019, उसको रोक लगा दी है कि इसकी भाषा क्लियर नहीं है, ये समाज को काफी बांट सकता है। साथ ही यहाँ पे जो ना इस नियम का मिसयूज बहुत ज्यादा होगा, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन आधार पे जो ना वो रोक लगाया है कि यूजीसी नियम की भाषा स्पष्ट नहीं है। साथ ही जो है ना नियमों का दुरुपयोग होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार है, आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको इम्पैक्ट करेगी, उसको प्रभावित करेगी। साथ ही यहाँ पर देखिए, जो शिक्षा का क्षेत्र है ना, वहां पे असमानता बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन आधार पर जो ना सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियम को वो रोक लगा दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे पहलू पे बात करेंगे हम लोग, दूसरे टॉपिक पे। यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन को कि अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 का जो ना एक रिपोर्ट आया, उसमें महिलाओं के साथ जो ना जो अपराध हैं, बालिकाओं के साथ या गर्ल्स के साथ जो अपराध हो रहे हैं ना, उसकी संख्या यहाँ पे लगभग कितना देखने को मिला? 4.48 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। तो बालिकाओं के सामने या गर्ल्स के सामने या महिलाओं के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, उस पर बात किया जा रहा है एडिटोरियल पे। साथ ही यहाँ पे सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इनके एम्पावर के लिए या इनको सशक्त के लिए, और वो जो सुधार दिखना चाहिए था उसमें तेजी नहीं आ पा रहा है, तो वो चीज को हम लोग समझेंगे। कुल मिलाकर ये जो क्राइम है ना अगेंस्ट द गर्ल रिमाइन अ सीरियस कंसर्न, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस, और यहाँ पे क्या है, इवेल्यूएट द रोल ऑफ लॉ एंड स्कीम एड्रेसिंग दिस इशू। कुल मिलाकर आपसे यही कह रहा है कि जो चैलेंजेस है उस पर बात कीजिए, और सरकार ने जो ना क्या क्या इसके लिए स्टेप उठाए उस पर बात करना है। कुल मिलाकर एनसीआरबी का एक रिपोर्ट आया अभी हाल ही में कि जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स है ना, उनके साथ 4.48 लाख मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे, महिलाओं के सामने जो प्रमुख चुनौती है ना, उसमें अधूरी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा, कुपोषण, भ्रूण हत्या और पारिवारिक और घरेलू हिंसा। ये तमाम जो चुनौती है ना, वो महिलाओं या आप गर्ल्स कह लीजिए, उनको फेस करना पड़ता है। इसके बाद देखेंगे, अभी डिजिटल का जो दौर है ना, तो डिजिटल और ऑनलाइन हिंसा भी एक नया समस्या बनकर देखने को मिल रहा है। तो पूरा एडिटोरियल पे महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है या चैलेंजेस हैं वहाँ पे, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद देखेंगे कि जो कानून है, जो योजना है, उसका सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जिस तेजी से होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए था, वो वहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है। तो दूसरा जो प्रमुख मुद्दा था हमारा ये था। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे
क्वेश्चन यहां पर दे सकते हैं कि द इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट गवर्नमेंट रिफॉर्म, growth project and policy, discuss the key finding the economic survey regarding the India growth outlook, foreign capital flow and policy stability। कुल मिलाकर अभी हाल ही में जो ना इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिला, ठीक है, हमारे एफएम जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने वो पेश किया इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें क्या क्या जो है ना इंपॉर्टेंट बात देखने को मिला या पॉइंट देखने को मिला, उसको समझेंगे हम लोग। यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आर्थिक सर्वे जो आया ना इस बार इकोनॉमिक सर्वे, वो होता है क्या, सबसे पहले समझ लीजिए। जो पिछले साल जो बजट पेश हुआ था ना, सरकार ने जो घोषणाएं किया था या जो वादा किया था, वो कहाँ तक कारगर हुआ, उसी के बारे में इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो यहाँ पे आर्थिक सर्वे पिछले बजट के वादों और सुधारों की जानकारी देता है। आप देखो ना 2026-27 में जो ना इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत का ग्रोथ रेट है ना, वो 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ चैलेंजेस बताई गई है किसमें, इकोनॉमिक सर्वे में, कि जो कैपिटल इनफ्लो है वो घटता नजर आ रहा है, जिसका इंपैक्ट जो है ना हमारे रुपया पे पड़ सकता है, कमजोर हो सकता है, ठीक है। और देख लीजिए यहां पे फिर जो इनोवेशन है और वैश्विक जुड़ाव है उसको नजरअंदाज नहीं करना, इनोवेशन को या वैश्विक जो पहल है उसको नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि हमें स्वदेशी चीजों को जो ना क्या करना है, साथ में अपनाना है, ताकि हम लोग जो है ना आत्मनिर्भर बन सके। तो इन तमाम पहलू पे इकोनॉमिक सर्वे में बात हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि बार बार जो नीतिगत बदलाव होता है ना, उससे सप्लाई चेन पे प्रभावित होता है। तो बार बार नीतिगत बदलाव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो। अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे जो मेंस का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये क्या है, इंडिया हैज नियरली, कुल मिलाकर जो है ना अभी आपने देखा होगा कि 95 करोड़ यूजर हैं इंटरनेट का भारत में, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना काफी ज्यादा संख्या या ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है इंटरनेट यूजर को लेकर शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। तो इसके पीछे क्या कारण है कि 95 करोड़ जो है ना संख्या पहुंच चुका है, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। और मेंस का क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछेगा कि जो रूरल कनेक्टिविटी है यहाँ पे, साथ ही जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसको कैसे इंपैक्ट कर रहा है इंटरनेट। तो इसको आइए समझते हैं आसान भाषा में। तो एडिटोरियल में जो ना आज का पॉइंट लिखा हुआ था कि भारत में लगभग 95 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। तो इसके पीछे का मुख्य वजह पता है क्या है, लोग जो ना इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल चैट बोर्ड के लिए कर रहे हैं, लोग एआई के तौर पे कर रहे हैं, लोग कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है ना इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद आप देखोगे जो सर्च इंजन है, इमेज के थ्रू जो है ना लोग सर्च कर रहे हैं, वॉइस के थ्रू जो लोग हैं सर्च कर रहे हैं, और भी जो एआई टूल्स है, ये देखिए शॉर्ट वीडियो लोग देख रहे हैं, तो उससे जो है ना इंटरनेट का जो यूजर है उनकी संख्या बढ़ रहा है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच को लेकर तेज विस्तार, सर्च इंजन, चैटबॉट, एआई का उपयोग जो ना दिन ब दिन जो ना बढ़ता जा रहा है, तो इंटरनेट का यूज यहाँ पे यूजर लोगों की संख्या भी बढ़ रहा है। फिर वॉइस सर्च, इमेज आधारित चैट से जो ना सुगमता बढ़ी है, इस कारण से लोग इंटरनेट का और भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तुरंत डेटा पैक खत्म होता नहीं कि लोग अगला रिचार्ज कर लेते हैं। फिर ग्रामीण डिजिटल समावेशन, तो ये सब जो ना इम्पैक्ट के कारण, ये सब जो है ना कदम के कारण हमारे देश में 95 करोड़ जो ना इंटरनेट यूजर हैं। आपसे कारण पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे बात करें हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है ये, यहां पर देखिए द ग्रोइंग कल्चर ऑफ इलेक्शन फ्री बीज। फ्री बीज मतलब रेबरी कल्चर। जब इलेक्शन आता है ना, तो जितनी पार्टियां है ना, वो जनता को लुभाने के लिए बहुत सारी जो ना फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, आप लोग को सुनने को मिलता है। उसी को बोला जाता है फ्री बीज या रेबड़ी कल्चर। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे समाज में, हमारे लोकतंत्र में, और ये कैसे प्रभावित करता है, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। और ये हमारे जो राज्य की जो फिजिकल और सोशल इकोनॉमी को कैसे इंप्लीमेंट मतलब इम्पैक्ट करता है, उसको समझेंगे। तो रेबरी कल्चर क्या होता है, तो चुनावी लाभ लेने के लिए जो मुफ्त की योजनाएं होती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप लोग को फ्री में लैपटॉप देंगे, आप लोग को स्कूटी देंगे, आप लोग को जो है ना अकाउंट में 5,000 10,000 रुपया जो है ना डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब जो है ना फ्री बीज का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर देखिए जो राज्य होती है ना, उसके जो संसाधन होते हैं, राजकोषीय जो संसाधन होते हैं, उस पर काफी ज्यादा बर्डन देखने को मिलता है।
सब पार्टियां तो घोषणा कर देती है, बट ये नहीं बताती कि उनके पास फंड कहां से आएगा। कर संसाधनों का गलत उपयोग, जो आम जनता है, जो नागरिक हैं, जो अपने टैक्स पे करते हैं, उनके पैसों का जो ना गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर जिनको फ्री में सब कुछ मिल जाए तो उनको फ्री का खाने का जो है ना आदत हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मुफ्तखोरी की मानसिकता को बढ़ावा देगा। फिर जो श्रम शक्ति है, जो लोगों को काम करने में सक्षम है, अगर उनको सब कुछ फ्री में दे दिया जाए ना तो लोग काम करेंगे ही नहीं, उनको क्या जरूरत है काम करने का। तो यहाँ पे जो श्रम संस्कृति है ना उसकी उत्पादकता को क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट करता है। फिर ये जो है ना विकासोन्मुख निवेश प्रभावित होता है। जब यहाँ पर लगेगा कि आपके पैसे या आपके जो संसाधन है उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे राज्य में। ये सब जो ना इम्पैक्ट देखने को मिला, और पूरा का पूरा एडिटोरियल में ये चीज देखने को मिला था। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या आप जनसत्ता पढ़ते हैं, दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, रेपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर इन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग रूरल सोसाइटी, एग्जामिन इट्स अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। जिस तरह तेजी से जो ना ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, तो उसका जो है ना हमारे जो समाज है, एग्जामिन इट्स अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, तो इसके क्या अवसर हैं और क्या चैलेंजेस हैं उस पर आपको बात करना। कैसा लगा आप लोग को ये जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, और पसंद आएगा तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।